हेलो। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जीन रीअरेंजमेंट। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा कि आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी। ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद में मेमोरी और सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, ये अगर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, डाइवर्सिटी, मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो हर एक वर्ड का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। जैसे स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या बताया था अपन ने, तो स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास में अगर साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी है, ठीक है, तो आपके बॉडी में साल्मोनेला टाइफी एंटर करता है। साल्मोनेला टाइफी एंटर करने के बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। फाइनली आपका एंटीबॉडी बन गया इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद। अब ये एंटीबॉडी जो है, ये इसके साथ साथ हमारे पास में मेमोरी सेल्स भी है। ठीक है। जो एक्टिवेट होने के बाद में और आपको एंटीबॉडी दे सकते हैं। तो मेमोरी सेल जो है, ये फिर से अगर फ्यूचर में एक्टिवेट होते हैं तो फिर से आपको एंटीबॉडी मिल सकती है, सेम एंटीबॉडी। ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सेम एंटीजन आपका मेमोरी सेल एक्टिवेट होगा और उसके बाद में फिर से एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एडेप्टिव और अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये कब एक्टिवेट हुआ? जब आपका एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है ना। तो एस टाइप ही के अगेंस्ट में हमने इम्यूनिटी डेवलप किया, एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा किसके साथ? आपके एस टाइप ही के साथ। ठीक है। बट ये एंटीबॉडी कोई दूसरे बैक्टीरिया के साथ में बाइंड नहीं कर सकता। जैसे अगर अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ये कभी बाइंडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है। और एम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके मेमोरी सेल जो है, इसको भी ये एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेमोरी सेल किसके अगेंस्ट में है? ये मेमोरी सेल सिर्फ एस टाइप के अगेंस्ट में है। ठीक है। बट आपका एस टाइप ही अगर फ्यूचर में आपके बॉडी में एंटर करता है, तो एस टाइप ही आपके मेमोरी सेल को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है। तो इसमें ये जो अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। एक स्पेसिफिसिटी,
कि एस टाइप ही के अगेंस्ट में जो आपके इम्यूनिटी के सेल एक्टिवेट हुए हैं, जो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ है, जो एंटीबॉडी है आपका, वो स्पेसिफिकली किसके साथ में बाइंड हो रहा है या किसके अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, ओनली अगेंस्ट द एस टाइप ही। वो आपका एम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में कभी भी एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक बार इम्यूनिटी डेवलप करने के बाद में आपने मेमोरी भी जनरेट करके रखी। तो मेमोरी सेल्स जो होते हैं आपके, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, एस टाइपी के लिए। उसको कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या एंटीजन उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एस टाइपी का एंटीजन ही एक्टिवेट करेगा। तो इसको अपन ने बोला है मेमोरी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि आप नेचर का कोई भी एंटीजन होस्ट के बॉडी में अगर इंजेक्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट में वो इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है। आप कोई भी एंटीजन लाओ, ऐसा कोई एंटीजन ही नहीं बना जिसके अगेंस्ट में अपन इम्यूनिटी डेवलप नहीं करते। कोई भी एग्जांपल ही नहीं है ऐसा हमारे पास में। इवन HIV वायरस जो है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, इम्यून सिस्टम के सेल को ही इन्फेक्ट करता है, फिर भी उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। तो ऐसा कोई भी एंटीजन नहीं है जिसके अगेंस्ट में हम इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि आपके पास एंटीजन जो है ये n नंबर में है। n नंबर में है इसका मतलब क्या, आप कोई भी एंटीजन बनाओ, जैसे कि अपन ने एंटीजन का प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होना चाहिए तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिजन की तरह काम करता है। उसके बाद में उसका प्रॉपर्टी अगर प्रोटीन या शुगर का है तो वो और अच्छा आपका इम्यूनिजन की तरह काम करेगा। प्रोटीन अगर उसका प्रॉपर्टी है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें होने चाहिए। वो होमोपॉलीमर अगर है तो कभी भी इम्यूनोजेनिक नहीं होता है ना। तो प्रोटीन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बना होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना वो आपका स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन की तरह काम करेगा। तो एंटीजन n नंबर ऑफ टाइप मतलब क्या, जैसे मैं एक एंटीजन बना रहा हूं, ये मैंने एक अमीनो एसिड का पेप्टाइड बनाया। ठीक है, ये अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड है इसमें अगर आप सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज करते हो, ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ एक अमीनो एसिड को चेंज किया इस पोजीशन के ऊपर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बना है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बनाया है। ये यहाँ पे सिर्फ अपन ने इतना पोर्शन को फोकस किया। ठीक है, जिसमें ये अपना 102 अमीनो एसिड का जो पोजीशन है उसमें अपन एक अमीनो एसिड को चेंज कर दिया। अमीनो एसिड अगर चेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये जो आपका पेप्टाइड है ये कुछ अलग टाइप का कंफर्मेशन शो करेगा। तो ये जो पेप्टाइड है आपने एक सिंगल अमीनो एसिड भी अगर चेंज कर दिया उसमें तो ये आपका कुछ अलग टाइप का कंफर्मेशन शो करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कंफर्मेशनल चेंज किसकी वजह से हुआ, एक अमीनो एसिड की वजह से। मतलब आप सिर्फ एक अमीनो एसिड को चेंज करके भी दूसरा एंटीजन बना सकते। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो हमारा अभी कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन आ रहे, तो जो भी स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं या सरफेस एंटीजन होते हैं
उसमें अगर कुछ अमीनो एसिड के चेंजेस हो जाते हैं तो वो आपका नया स्ट्रेन बन जाएगा, उसको अपना जो एंटीबॉडी है उसके साथ में उसका स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगा, एफिनिटी कम हो जाएगा उसके। तो एंटीजन को आप सिंगल अमीनो एसिड चेंज करके भी अलग अलग टाइप के एंटीजन आप बना सकते हैं। तो हम लैब में ही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीजन बना सकते हैं। अब देखो कि 100 अमीनो एसिड का ये अगर आपका पेप्टाइड है, तो आप वन बाय वन क्या करो, पहला आप उसका मॉडिफाइड फॉर्म बनाओ कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो है आपका फर्स्ट पोजीशन वाला चेंज कर दो, तो आपका अलग प्रोटीन बन जाएगा। फिर सेकंड पोजीशन वाला अमीनो एसिड दूसरा रखो तो वो आपका प्रोटीन अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 100 अमीनो एसिड का अगर एक प्रोटीन है तो उसमें 100 बार अपन चेंजेस कर सकते हैं, 100 टाइप्स ऑफ अलग अलग एंटीजन अपन बना सकते हैं। तो नेचर में डाइवर्सिटी बहुत सारी है। अभी तक तो ऐसे कुछ स्पीसीज है जिसको अपन ने पढ़ा भी नहीं है और जिसका डिस्कवरी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इतने टाइप के हैं कि जिनका अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। तो डाइवर्सिटी नेचर में बहुत ज्यादा है। बट हर एक एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते होंगे, ठीक है, या हर एक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके एंटीबॉडी अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको इस टॉपिक में अभी अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो एंटीजन जो भी नेचर में है ये आपके बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी कितना भी हो, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते अभी बी सेल का, ठीक है। तो बी सेल के पास में होता है बी सेल रिसेप्टर, जो कोई भी एंटीजन के साथ में क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। तो जैसे कि अपन ये बात कर रहे बी सेल का, ये बी सेल जो है इसके सरफेस के ऊपर क्या है, बी सेल रिसेप्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, MIGM और MIGD, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके रिसेप्टर्स है, IG और IGD, ठीक है। अब अपन ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में अपन ने दो हेवी और दो लाइट चेन पढ़े, बराबर। लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और हेवी चेन के बीच में भी आपका डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, बराबर। उसके बाद में जो आपका एंड टर्मिनल एंड है, ठीक है, ये आपका एंड टर्मिनल एंड जहां पे होता है वेरिएबल डोमेन। तो वेरिएबल डोमेन ऑफ कांस्टेंट एंड लाइट चेन दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। और वेरिएबल डोमेन में हमने कल पढ़ा था कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, CDR 1, 2 एंड 3, जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसके साथ में, आपके एंटीजन के साथ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपका वेरिएबल रीजन आपको दिख रहा है, ये वेरिएबल रीजन को अगर मैंने CDR दिखाने के लिए
इस तरीके से दिखा दिया। तो ये CDR 123 है हमारे पास में, ठीक है। ये नीचे का दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। हाँ, CDR 123 है, ठीक है। इसके साथ एंटीजन कौन सा बाइंड हो सकता है? तो इसके साथ ये एंटीजन बाइंड हो सकता है। ठीक है। अगर CDR जो है ये आपका कुछ अलग टाइप का हो, मतलब CDR अगर ऐसा होता, एक एंटीबॉडी के ऊपर एक ही टाइप का CDR रहेगा, ठीक है ना। तो ये अगर इस टाइप का अगर है तो आपका एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन आपका ये वाला बाइंड हो जाएगा, जो इसके साथ में क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंटेशन। बट अगर अपन ने ऐसा इमेजिनेशन किया कि हमारे पास में अपन ने हर एक एंटीजन के लिए एक एक बी सेल रखे, क्योंकि अपन ने क्या बोला, एक बी सेल के ऊपर जो बी सेल रिसेप्टर है कोई भी एक ही टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो हम मान के चलते कि 1000 टाइप्स ऑफ एंटीजन है। वैसे तो अपन ने क्या बोला, n टाइप ऑफ, मतलब इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि एंटीजन कितने टाइप के रहेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है नेचर में, है ना। तो अगर अपन ने 1000 टाइप्स के भी एंटीजन कंसिडर किए तो हमें हर एक एंटीजन के लिए कितने बी सेल रखने पड़ेंगे, 1000 टाइप के। तो अगर n टाइप ऑफ एंटीजन है तो बहुत सारे बी सेल बनाने पड़ेंगे और पहले से अपने को अपने सर्कुलेशन में रखने पड़ेंगे ताकि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके। तभी अपन बोलेंगे ना कि वो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो भी माइक ऑन है वो बंद कर दो। अब देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचर से कोई भी एक एंटीजन आपने ऐसे ढूंढ के लाया जिसके अगेंस्ट में हमारे पास में बी सेल नहीं होता या बी सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो डाइवर्सिटी वाला पॉइंट यहाँ पे अपन लिख नहीं सकते। बट यहाँ पे डाइवर्सिटी अपन ने लिखा है और ये प्रूव भी हो चुका है। तो इसका मतलब क्या, तो हम हर एक एंटीजन के लिए बी सेल रखना पॉसिबल नहीं, मतलब n नंबर ऑफ एंटीजन है तो उसके लिए n नंबर ऑफ बी सेल रखना पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉडी का साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वॉल्यूम है हमें वो बढ़ाना पड़ेगा अगर उतने बी सेल आपको रखने हैं तो इसमें होता क्या है कि इसके साथ ये जो अपन ने CDR निकाला है इसके साथ में ये वाला एंटीजन बाइंड हो सकता है, इसके साथ ये वाला भी एंटीजन बाइंड हो सकता है। समझ में आया क्या? तो इसमें चेंजेस कहां पे है, फर्स्ट रीजन, मतलब माइन्यूट अगर थोड़ा भी अगर चेंज आया है एंटीजन में तो भी वो उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। हमें स्टार्टिंग में सिर्फ क्या चाहिए, स्टार्टिंग में सिर्फ आपका एंटीजन कैसे तो भी आपके बी सेल रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए। उसका एक बार प्रोसेसिंग हो गया तो उसके अगेंस्ट में अपन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये एंटीजन है, अब देखो ये कितने टाइप के एंटीजन निकाले मैंने, 6 टाइप के, है ना। बट 6 टाइप के जो एंटीजन है ये किसके साथ में बाइंड हो सकते हैं, ये अगर आपका CDR है तो इसके साथ में ये सारे के सारे बाइंड हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको, एक बार अगर सारे के सारे ये बाइंड हो सकते हैं तो मतलब अपन ने एक ही सेल रखा है कितने एंटीजन के लिए, 6 टाइप्स ऑफ एंटीजन के लिए।
समझ में आ रहा है क्या सबको? ये जो 6 टाइप के एंटीजन हैं ये आपके एक ही टाइप के बी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहे हैं। तो एक बार अगर आपका कोई भी एंटीजन आपके बी सेल रिसेप्टर के साथ में अगर बाइंड हो गया तो हमारा बी सेल क्या करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद में उसका प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद उसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रेजेंटेशन कर देंगे। किसके साथ? एमएससी क्लास 2 के साथ। एक बार अगर प्रेजेंटेशन हो गया तो उसके बाद में फिर अपन क्या कर सकते, आपका बी सेल का एक्टिवेशन, और बी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद इससे क्या बनेगा, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल अगर बनता है तो प्लाज्मा सेल अभी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये जो एंटीबॉडी रहेगी ना, जो फर्स्ट टाइम आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये एंटीबॉडी अभी स्पेसिफिक रहेगी किसके लिए, आपके एंटीजन के लिए। तो जैसे मान के चलते कि आपका ये वाला एंटीजन जो है, ये एंटीजन बाइंड हो रहा है इसके साथ, एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन ये नहीं कर रहा था, ये इतना पोर्शन कॉम्प्लीमेंट्री था, ठीक है। बट ये जो पोर्शन है ये वाला कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, फिर भी लो एफिनिटी के साथ में वो बाइंड हो गया। लो एफिनिटी के साथ में बाइंड होने के बाद में उसको अपन ने प्रोसेस किया, प्रेजेंट किया, और अब एंटीबॉडी बनाई। अब ये जो एंटीबॉडी बनी है, ये एंटीबॉडी इस टाइप की बनी है, मतलब अब ये एंटीजन के लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूं आपको? यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? यहां तक समझ में आ गया क्या? सर एक बार ये बाइंडिंग वाला बोलो एक बार। कौन सा बाइंडिंग? सर जो आप बोल रहे थे ये स्पेसिफिसिटी के लो लो एफिनिटी के साथ बाइंड हुआ वो। ये देखो, ये 2 टाइप के एंटीजन है। हमने क्या किया है, बी सेल रिसेप्टर इसके लिए बना के रखा है, ठीक है। बट एंटीजन आपका ये वाला है, इसके अगेंस्ट में अपन ने बी सेल रिसेप्टर नहीं बनाया। बट ये इसका एफिनिटी क्या रहेगा, एफिनिटी की अगर अपन बात करते तो जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है उसकी एफिनिटी ज्यादा, इसकी एफिनिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर भी ये क्या कर सकता है, लूज एफिनिटी के साथ इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और एक बार अगर ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये क्यों इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है ये अपन बोलेंगे 40% 60% कॉम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, बराबर ना। तो सिर्फ इतना पोर्शन अगर छोड़ देते हो आप, तो इतना पोर्शन अगर छोड़ दोगे तो बाकी पूरा पोर्शन कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। बट एफिनिटी क्या है, लो है। बट फिर भी एक बार अगर लो एफिनिटी के साथ में भी अगर बाइंड हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में जब एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन होगा तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। एंटीबॉडी जो अभी प्रोड्यूस हुई है, पहले कैसा था एंटीबॉडी, ये ऐसा था। अब एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस हो गया, ये ऐसा। ये अपन डायग्रामेटिकली सिर्फ समझने के लिए बता रहे है ना। ये जो मैं ये रीजन बता रहा हूं आपको, ये किसको इंडिकेट करता है, आपके सीडीआर को, वेरिएबल रीजन को, कि अपन चेंजेस कहाँ पे करने हैं, वेरिएबल रीजन में जो एंटीजन के साथ में बाइंडिंग होता है। अब अगर अपन ने ये टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया तो इसका इसके साथ में एफिनिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो ये जो बी सेल रिसेप्टर है आपका, ये एक जैसे दिखने वाले कोई भी एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कर सकता है। जैसे ये एंटीजन इसके साथ में बाइंडिंग कर सकता है, बट लो एफिनिटी के साथ में करेगा। इसके साथ में बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है। इसके साथ में भी बाइंडिंग कर सकता है, बट यहाँ पे एफिनिटी लो रहेगी।
तो एक बी सेल जो है ये सिमिलर दिखने वाले अलग अलग एंटीजन के साथ में बाइंडिंग कर सकता है, और एक बार अगर अपन ने एक्टिवेट कर दिया बी सेल को तो उसके बाद में वो हाई एफिनिटी वाले एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे अपन बोलते ना कि जैसे अपने घर में मेहमान आया, ठीक है, मेहमान आने के बाद में किसी को चपाती पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को भाकर पसंद है, ठीक है, अलग अलग वेराइटी है रोटी की। अपने को इनिशियली रोटी बनानी आती है, आप चपाती बना सकते, ठीक है, आप पराठा भी बनाते, बट अपन रोज रोज घर में पराठे थोड़ी बनाते। अब वो मेहमान अगर घर में आ गया, उसको चपाती पसंद नहीं, उसको पराठा पसंद है, तो अपन उसमें ऑयल डाल के उसको पराठा बना देंगे। तो वैसे बी सेल का काम, बी सेल क्या करता है, आपका पहले कोई तो भी एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है जिसके लिए वो बना था, बट जैसे ही उसके जैसे दिखने वाला कोई तो भी दूसरा एंटीजन आता है तो उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, अगर मेहमान 10 दिन तक है तो 10 दिन तक आप पराठे बनाओगे। अभी समझ में आ रहा है ना? तो बी सेल का भी काम वैसा ही, ठीक है, वो अपने कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, बट एक जैसे दिखने वाले एंटीजन के साथ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, तो अभी देखो कि ये अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसका डाइवर्सिटी का, और डाइवर्सिटी अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए अलग अलग बी सेल रिसेप्टर्स आपको जनरेट करने पड़ते हैं। तो डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस होती है वही इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास सबसे पहले बी सेल को जनरेट करने के लिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये कहां पे रहेगा, बोन मैरो, बराबर। इसको पर्टिकुलर सिग्नलिंग फैक्टर्स आप दे दो तो ये आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल में अगर ये डिफरेंशिएट होता है तो आपके पास में ये लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल आ गया, जो अभी बी सेल या टी सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। बट अगर आप बी सेल के साइटोकाइंस अगर प्रोवाइड करते हो तो ये फिर बी सेल स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, इसके ऊपर साइटोकाइंस के लिए रिसेप्टर है। साइटोकाइन आपके प्रोड्यूस किए किसने, स्ट्रोमल सेल नेटवर्क ने। ठीक है, साइटोकाइन बाइंड हो गया किसके साथ, आपके रिसेप्टर के साथ, और सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई। सिग्नलिंग का लास्ट इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन। तो न्यूक्लियस में जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जीन एक्सप्रेशन अगर स्टार्ट होता है तो बी सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अपन बोलते हैं सिग्नलिंग का इफेक्ट मतलब जीन एक्सप्रेशन, सबसे लास्ट रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग प्रोटीन्स आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें से एक प्रोटीन हमारा कौन सा है, बी सेल रिसेप्टर। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है अभी, बी सेल रिसेप्टर। ठीक है ना, तो जो अपना बी सेल स्पेसिफिक जो अपन प्रोटीन की बात कर रहे थे वो क्या है, हमारा बी सेल रिसेप्टर है। बट बी सेल रिसेप्टर को पहले जनरेट करने के पहले यहाँ पे आपके जीन के साथ क्या होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले होता है हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट। अब जीन रीअरेंजमेंट क्या है, तो ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी इसको, तो ये धीरे धीरे इसको अपन पढ़ते। तो हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट, जीन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, तो आपको जो फ्रैगमेंट को प्रोटीन में लाना है उसको अरेंज करना है आपको, उसको बोला जाता है जीन रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट होगा तो ये बनेगा प्रो बी सेल, जिसको प्रोजेनेटर बी सेल बोलेंगे अपन। हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट अगर कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमारे सरफेस के ऊपर म्यू हेवी चेन आ गया। म्यू मतलब आईजीएम के लिए, जैसे कल के क्वेश्चन में अपन बोला था ना, आईजीएम सबसे पहले एक्सप्रेस होता है और उसके बाद में आईजीडी एक्सप्रेस होता है। तो सबसे पहले कौन एक्सप्रेस हो गया, म्यू हेवी चेन। अभी तक अपन ने लाइट चेन का भी जीन एक्सप्रेशन नहीं किया है। म्यू हेवी चेन एक्सप्रेस हो गया, उसके साथ में लाइट चेन हमें रखना है, इसलिए हमने सरोगेट लाइट चेन को यहां पे रख दिया। सरोगेट का मतलब अपन इसको रेड पे लिया है अपन, ये हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए अपन इसको रेड पे लिया, ठीक है। ये बन गया आपका प्रिकर्सर बी सेल। अब अपन किसका जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, तो अपन जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे लाइट चेन का। लाइट चेन का जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट अगर करते हैं अपन, तो यहाँ पे लाइट चेन बाइंड हो जाएगी किसके साथ में, आपके म्यू चेन के साथ। तो यहाँ पे फिर आपका बन गया MIGM रिसेप्टर, और सेल को बोलेंगे अपन ई मैच्योर बी सेल, क्योंकि इसका अभी तक मैच्योरेशन अपन ने किया नहीं, ठीक है। आरएनए प्रोसेसिंग जो है उसको चेंज करेंगे फॉर दी आईजीडी, तो आईजीडी भी अभी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो चेंज इन आरएनए प्रोसेसिंग, तो आईजीडी का आपका एक्सप्रेशन हो गया अभी। तो हमारे पास में ये सेल आ गया मैच्योर बी सेल, जिसके ऊपर MIGM है, MIGD है, और उसको अपन ने क्लोनल सिलेक्शन के लिए भी डाल दिया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, क्लोनल सिलेक्शन के लिए डाल दिया। जो MIGM और जो MIGD सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे उसको अपन रिमूव कर देंगे, और जो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसको अपन सर्कुलेशन में भेजेंगे, उसको बोलेंगे अपन मैच्योर बी सेल। अपन ने क्लोनल सिलेक्शन में पॉजिटिव एंड निगेटिव सिलेक्शन पढ़ा था इन केस ऑफ टी सेल। पॉजिटिव सिलेक्शन होता है किसके लिए, MHC रेस्ट्रिक्शन के लिए। तो निगेटिव सिलेक्शन किसके लिए होता है, सेल्फ एंटीजन बाइंडिंग के लिए। तो आपका जो बी सेल है ये MHC के साथ में तो बाइंड नहीं करता, इसलिए हमें यहां पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, निगेटिव सिलेक्शन। समझ में आया क्या। तो MIGM MIGD ये प्रोड्यूस होने के बाद अभी भी ये आपका इमैच्योर था, इसको अपन ने भेजा किसके लिए, क्लोनल सिलेक्शन के लिए, जिसमें हम निगेटिव सिलेक्शन करेंगे। और निगेटिव सिलेक्शन जो है ये आपको सेल्फ टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपका जो सेल है अभी ये आपका मैच्योर बी सेल बन गया। समझ में आया क्या। तो ये हमारे पास में आ गया मैच्योर बी सेल आफ्टर क्लोनल सिलेक्शन। तो सिर्फ हम यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम निगेटिव सिलेक्शन करते, ठीक है। उसके बाद में अब ये मैच्योरेशन होने के बाद अब बारी है किसकी, पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स या फिर आपका सर्कुलेशन।
इसमें आपके पास में एंटीजन आ गया, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन बी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रेजेंट करेगा, तो बी सेल का एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, बी सेल का अगर एक्टिवेशन होता है तो हमने पढ़ा है कि उसका प्रोलिफरेशन और उसके बाद में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में आपको दो सेल्स मिलते हैं, एक इफेक्टर सेल मिलता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या है आपका? इफेक्टर सेल, जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए यूज करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए यूज करेंगे। ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कौन सा है? IgM, और IgM क्या होता है आपका? पेंटामेरिक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, ये इफेक्टर सेल के साथ हमारे पास में मेमोरी सेल भी जनरेट हो गया है, तो ये आपका मेमोरी सेल। ठीक है, मेमोरी सेल अगर फिर से आपका एंटीजन का स्टिमुलेशन होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन आपका जो मेमोरी सेल रहेगा ये क्लास स्विचिंग के लिए जाएगा, और क्लास स्विचिंग होने के बाद आपके पास में अलग अलग क्या बनेंगे? प्लाज्मा सेल्स। अगर क्लास स्विचिंग आपकी IgG के लिए है तो अभी अपन IgM के जगह पे IgG का प्रोडक्शन करेंगे। सेशन खत्म होने के बाद में फिर से आपको रिजॉइन करना है। ठीक है, IgG या फिर IgA या फिर IgE का अपन क्लास स्विचिंग करेंगे, मतलब IgM के जगह पे अभी आपके ये तीन में से कोई भी एक टाइप का एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। बट यहाँ पे IG